साथियों, जय भीम, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, बीते कुछ दिनों से होली का पर्व चल रहा था। काफ़ी लंबे अरसे बाद मैं आपसे आज 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर के कुछ तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ और उन तथ्यों पर हम सब गंभीरतापूर्वक विचार कर आने वाली रणनीति को हम बनाएंगे। इसी महीने में बहुजन समाज, वंचित, शोषित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, यानी कि जो अपर कास्ट के गरीब हैं, उनके मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महिलाओं के उद्धारक बाबा साहब अंबेडकर, उनकी जयंती के विषय में भी आपसे बातचीत करूंगा। साथियों, 19 अप्रैल को पूरे भारत में लोकसभा चुनाव की पहली वोटिंग होने जा रही है। जहां पहली वोटिंग है वहां नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। लोग अपने अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारी जो मैन मीडिया है, उस मैन मीडिया में सिर्फ मोदी जी का चेहरा और उनके एडवर्टाइजमेंट ही दिखते हैं। जो एंकर हैं बड़े बड़े चैनलों के, वो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का काम कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो केंद्रीय मंत्री के रूप में मीडिया के बड़े बड़े चैनलों पर आकर के तथ्यों से परे झूठे वादे लोगों को बताते हैं, भ्रमित करते हैं। वो अपने 10 वर्ष के कार्यकाल का हिसाब देना नहीं चाहते हैं। उल्टे वो कांग्रेस और अन्य दल, जिसको कि हम विपक्ष कहते हैं, अपोजिशन, उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी इस समय अगर देश में कोई है, पूरी दुनिया में कोई है, पूरे ब्रह्मांड में कोई है, तो वह है भारतीय जनता पार्टी, या इसको भ्रष्ट जनता पार्टी भी कह सकते हैं। बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि आने वाले चुनाव में उनकी बुरी तरीके से हार होने वाली है। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। उसके बाद चंडीगढ़ में जिस प्रकार से उन्होंने कुछ बैलेट पेपर में हेर फेर कर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिता दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वह चुनाव निरस्त होकर के जो वास्तविक रूप से कैंडिडेट जीता था उसको वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने विजयी घोषित कर दिया। इसके बाद में बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। इंडिया गठबंधन का एक मजबूत चेहरा अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार चला रहे हैं, अभी हाल ही में उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। इसके साथ साथ 1800 के मध्य में बनी हुई पार्टी, 1853 के आसपास बनी हुई पार्टी, जिसकी स्थापना A.O. होम ने की थी, उस पार्टी पर ईडी ने 3,567 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, यानी पेनल्टी लगाई। और इसके बदले में कांग्रेस के कई खाते जो हैं सीज कर दिए गए, जिससे चुनावी प्रक्रिया में उनका भाग लेना जो है एक तरीके से बहुत मुश्किल हो गया। अभी हाल ही में संपन्न रामलीला मैदान पर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में जो है एक रैली का आयोजन किया गया, इससे पूर्व पटना के गांधी मैदान, मुंबई के शिवाजी पार्क और अब दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल महारैली का आयोजन हुआ, जिसमें कई अपने अपने प्रदेशों के छत्रप शामिल हुए, जिनमें फारूक अब्दुल्ला, NCP के शरद पवार, सपा के अखिलेश यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनके साथ साथ
महाराष्ट्र के शिवसेना के उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र, उसके साथ सीताराम येचुरी जी, उसके साथ हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, साथ साथ में डी राजा और हमारी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जी, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल, ये मंच पर सब उपस्थित थीं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, ये भी इसमें शामिल हुई और सभी ने अपने अपने विचारों को लगे। इन विचारों में अगर कोई सबसे प्रभावी बात रही तो वह राहुल गांधी जी की रही, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस प्रकार से क्रिकेट के मैच में फिक्सिंग होती है, उसी प्रकार से इस बार के जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जैसे ये जो संस्थाएं हैं, ये राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बना करके उन्हें कमज़ोर कर रही हैं और विपक्ष को ख़त्म करने का काम कर रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो एक तरीके से पूरे देश में आग लग जाएगी, प्रत्येक राज्य अलग अलग टूट जाएगा। और अभी हाल ही में राहुल गांधी ने भारत सरकार के जो अधिकारी हैं, ईडी, सीबीआई और आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उनको कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के साथ साथ उन अधिकारियों के भी क्लास लेंगे जो हमें परेशान किए हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी अपनी बात को कही और उन पर आरोप लगाया कि वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहे हैं। हमें जो एक समतल ज़मीन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास अरबों खरबों रुपए हैं और हमारे पास अपने लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए बस या गाड़ी या ट्रेन के टिकट के भी पैसे नहीं हैं। अब धीरे धीरे कुछ इन अधिकारियों पर प्रभाव पड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मेन मीडिया है और हमारी जो मेन प्रिंट मीडिया है, ये दोनों प्रकार की मीडिया हैं, मोदी जी की चमचागिरी करने में व्यस्त लगी हुई हैं। अब बात आती है कि आज जो एक घटना हुई है उसके बारे में बताते चलें आपको। स्पष्ट रूप से कोर्ट ने आज संजय सिंह को जमानत दे दी है और ईडी से कहा, पिछले 6 महीनों से जब संजीव वो जो आम आदमी पार्टी के एमएलसी हैं संजय सिंह, वो जेल में बंद हैं और किसी प्रकार की कोई रिकवरी उनसे नहीं हुई है, मनी टेल नहीं हुई है, तो फिर आप इनको जेल में क्यों बंद किए? तो ईडी ने अपने हाथ खींचते हुए कहा कि अगर आप चाहें तो इनको ज़मानत दे दें और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको ज़मानत दे दी और ट्रायल कोर्ट के लिए कहा है कि जो शर्तें हैं, मुचलका या जो धनराशि है, कितने जमानत के लोग चाहिए, वो ट्रायल कोर्ट जो है बताएगा। तो इस प्रकार से 2-1 दिनों में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह रिहा हो जाएंगे और हमें लगता है कि आगामी 10-15 दिनों में आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री उनके रहे हो, या फिर मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के वो रहे हों, वो सारे लोग रिहा हो जाएंगे। फिर अगली बात आती है हेमंत सोरेन की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी संभवतः रिहा हो सकते हैं। इन सब लोगों पर जिस प्रकार से आरोप लगाए गए उनका बेस कुछ नहीं, ये किसी के दबाव में लिए गए बयान हैं जिनके मुंह से ज़बरदस्ती से ये नाम उगलवाए गए हैं, पूरा देश जानता है। लेकिन मोदी के जो अंधभक्त हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं और उनके पीछे खड़ा हुआ संघ, ये देख नहीं पा रहा है कि देश किन हालातों में चल रहा है। एक तरफ युवा बेरोज़गार हैं, किसान धरना कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई सुरसा की तरह बढ़ रही है, देश में कानून और व्यवस्था की हालत दिनों दिन लचर होती जा रही है। एक तरफ चाइना हमारी ज़मीन को हथियाए बैठा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग भी हमारे देश की सीमाओं पर घाग लगाए हुए बैठे हुए हैं। इन्हीं मुद्दों पर
जो अभी हाल के ही दिनों में जर्मनी और जो है अमेरिका के कुछ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, जिसका विदेश मंत्रालय ने खंडन किया और उनको सम्मान दिया तथा उनको डांटा। इसके साथ साथ जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय जनता पार्टी के इस बार के चुनाव की बात आई तो उन्होंने भी जो है भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया, जिससे पूरे देश में इस समय माहौल गर्म है। ज़मीन तप रही है। ज़मीन का टेम्परेचर जो 25 डिग्री होना चाहिए वो उससे कहीं गुना ज़्यादा लगभग जो है 50-60 से ऊपर का जो है निकल चुका है। ज़मीन गर्म कर दी है इतनी। साथियों, जब कल रामलीला मैदान में रैली हो रही थी तो फिर मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली एक तरफ चल रही थी। ये सब एक परसेप्शन बनाने के लिए है ताकि विपक्ष की रैली को जो मेन मीडिया है, मुख्य मीडिया है, उसमें कवरेज ना मिले। इस प्रकार का कार्य जो है वो सोच समझकर किया जा रहा है इस देश में। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं उन 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, जिसको कि हम इंडिया गठबंधन जानते हैं। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। इसके साथ AIMIM के नेता आसिफुद्दीन ओवैसी और अपना दल के की नेता जो हैं उन्होंने अपना गठबंधन एक बना लिया। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपना गठबंधन बना रहे हैं और वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये सब वोट कटवा लोग हैं। इनकी सिर्फ एक ही इच्छा है, किसी प्रकार से वो जीत करके जो है संसद में बने रहें और वहाँ पर अब मलाई चाप खाते रहें। इनका देश और समाज से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार के लोगों से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। साथियों, मेरा प्रश्न ये यहाँ पर है कि जिस प्रकार से अभी कन्नौज की जो सीट है यहाँ पर आरिफ मोहम्मद पट्टा को टिकट दिया था बहुजन समाज पार्टी ने, लेकिन अब टिकट को बदल दिया गया है और एक नए कैंडिडेट को लाया गया है। और अभी आज या कल की बात है उनके नाम की घोषणा हुई है और संभवतः उनके बारे में अभी मुझे कोई ख़ास जानकारी है नहीं। लेकिन जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जो कैंडिडेट उतार रही है, जिस प्रकार से कैंडिडेट उतार रही है, उनकी कन्नौज कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी प्रकार की मजबूत पकड़ नहीं है, ना ही वो बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता हैं। तो हमें ये महसूस होता है कि ये कुछ सीटें ऐसी बहुजन समाज पार्टी दे रही है जहां पर इंडिया गठबंधन की सीटों को फंसाया जा सके। तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक निष्ठावान शुभचिंतक होने के नाते ये सलाह देना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी के लोगों को या उनके नेताओं को कि ये लड़ाई हमारी और आपकी नहीं, ये लड़ाई देश की है। संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है। हमारी अपेक्षा है बहुजन समाज पार्टी से कि वो इस इंडिया गठबंधन में शामिल हों और उसके साथ बीजेपी के सामने 1 to 1 कैंडिडेट को उतारें ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई गलतफहमी ना हो कि वोट कहाँ पर डालना है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में औसतन 37% वोट मिला था, विपक्ष को 63%, लेकिन वो बिखरा हुआ था इसलिए विपक्ष हार गया। इस बार की परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से किसी से छिपा नहीं है, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में जिस प्रकार की खींचतान चल रही है वह आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रभाव डालने जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की पार्टी को एकनाथ शिंदे ने छीना, तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। बिहार के अंदर अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार को जो सीटें पिछले चुनाव में मिली थी, 40 में 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए के खाते में गई थी, वो भी खतरे में नज़र आ रही हैं। रीजन बिहार के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने अपने लगभग 18 माह 1.5 वर्ष के कार्यकाल में जिस प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में जो है युवाओं की भर्तियां की और प्रत्येक देश के युवाओं को अवसर दिया, तो तेजस्वी यादव के पक्ष में वहाँ पर माहौल
बनता नज़र आता है। वहाँ कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर के लड़ रही है इंडिया गठबंधन के तहत। सीपीआई एवं सीपीआई ये पार्टियां, इनको भी जो है 5 सीटें शायद दी गई हैं। वहीं पर कन्हैया कुमार बेगूसराय से सीट मांग रहे हैं, लेकिन बेगूसराय की सीट सीपीआई के खाते, लेफ्ट के खाते में चली गई है। और इसके साथ पप्पू यादव जो पूर्णिया से टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहाँ पर लालू की बेटी मीसा भारती शायद चुनाव लड़ रही हैं। तो ये कुछ 1-2 कन्फ्यूजन्स हैं, ये सब देखने वाली बातें हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह लाडली बहना योजना लेकर के आए थे, और वहाँ उस प्रदेश में जिस प्रकार से वहाँ पर एक मनमोहन यादव नाम के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो वहाँ पर भाजपा के अंदर खाने जो है वहाँ पर खींचतान चल रही है। इसी प्रकार से राजस्थान में जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, उनके करीबी कांग्रेस में चले गए हैं, और वसुंधरा राजे सिंधिया को भी काफ़ी हद तक चुनाव कैंपेनिंग से दूर रखा गया है। और इसी प्रकार से माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गुना सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे ने पिछली बार एक सीट जीती थी कांग्रेस के लिए, और फिर उनको कांग्रेस ने विश्वास जताते हुए टिकट दी है। अगर गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो गुजरात के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर 4-5 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जो है चुनाव लड़ने से मना कर दिया निजी कारणों से। वहीं पर जो भरूच की सीट है, वो कांग्रेस के कद्दावर नेता को जा रही थी। अब उनका स्वर्गवास हो चुका है उनके परिवार को, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के खाते में सीट चली गई है। उसके साथ साथ एक आम आदमी पार्टी को और टिकट दी है। वहीं पंजाब में जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, लेकिन दिल्ली में जो है 4 और 3 का फार्मूला तय हो चुका है। उत्तराखंड में भी जो है गठबंधन काम कर रहा है। इसी प्रकार से जो हिंदी लैंड है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता है। इस बार अगर हम पूरी तरीके से एनालाइज करके देखते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 25 और 30 सीट के आसपास ही जीत पाएगी। बाकी की सीटें उन्हें अपनी खोनी पड़ सकती हैं। जो गारंटीड सीटें हैं 10-12, जैसे बनारस है, लखनऊ है, गाज़ियाबाद है, इस प्रकार की जो जगहें हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मजबूत है। लेकिन अब कितना सीट जीत पाएगी ये हम कह नहीं सकते। 80 सीट जीतने का जो भारतीय जनता पार्टी का सपना था, वह चकनाचूर नज़र होते हुए दिखाई पड़ रहा है आमतौर पे। जब आप किसी डिप्रेस क्लास समाज में जाएंगे, वंचित, शोषित, अशिक्षित, बैकवर्ड हो, SC हो, ST हो, किसी भी समाज में जाएंगे माइनॉरिटी में, तो वह कैमरे पर आकर तो अभी कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जब ऑफ कैमरा बात करते हैं तो वो मोदी की गलत नीतियों की व्याख्या करते हैं। अब ये जग जाहिर है कि जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्सटॉर्शन धन उगाही की है, वो किसी से छिपी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी अब जो उनकी बात में दम था, जो गारंटियां थीं, वो ख़त्म हो रही हैं। लोगों में धीरे धीरे उनका क्रेज काफ़ी कम हो गया है। लेकिन संघ के जो लोग हैं, अब भी उनकी रैलियों में मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी वाला नारा चलाते हैं। हर हर महादेव होता है, हर हर मोदी नहीं। तो इस प्रकार से मोदी तो जो है ईश्वर से भी बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इंसान और ईश्वर में अंतर होता है। तो ये मेरी अपनी निजी राय है। इसके साथ अगर बात कर लें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को जो है, जिस प्रकार से उन्होंने अपने विज्ञापन दिए, ये जो प्रायोजक बने, कई टेलीविज़न चैनलों पर इनके विज्ञापन चले, रामदेव और उनके सहयोगी दोनों लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी फटकार लगाई। और आज हमने उनके कई ऐसे बयान देखे पुराने, जहां वो काफ़ी झल्लाए हुए हैं। तो धीरे धीरे रामदेव हैं, इनका भी ये जो बोरिया बिस्तर ये बंधने वाला है, इन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है अपनी बोरिया बिस्तर बांधने की। इसी प्रकार से मोदी जी पहले ही कह चुके हैं, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा करके चल दूँगा। तो मोदी जी भी जो है शायद उनकी भी
झूला उठाने का वक्त आ चुका है। और इस बार भारत की जो संसद है, सबसे बड़ी संसद है लोकसभा, उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने जा रही है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। तो मेरा तो सीधा कहना है कि हम बीजेपी बसपा के कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक होने के साथ साथ इस देश के एक जागरूक नागरिक, बुद्धिजीवी वर्ग से होने के साथ साथ मेरा तो यही संदेश है आम लोगों के लिए कि अगर बसपा कहीं पर आपको वोट कटवा पार्टी दिखाई पड़ती हो तो आप उसको वोट ना करें। आप सीधा वोट जो है जो इंडिया गठबंधन है उसकी सहयोगी पार्टी है उसको करें, और जहां पर आपको लगता है कि बसपा का कैंडिडेट मजबूत है, ये जीत जाएगा, तो आप उसको वोट कर दें। क्योंकि हमारी अपनी जो आपसी लड़ाई है हम वो कभी भी लड़ लेंगे, कभी भी कह लेंगे, आपसी बातें हैं, देख लेंगे। जब भारतीय लोकतंत्र और संविधान बचेगा नहीं तो हम किसके लिए फिर लड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी, इन पर हमें गहराई से विचार करना होगा। साथियों, इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ज्यों ही पहला राउंड इलेक्शन का नज़दीक आएगा, इस देश में चुनावी माहौल बदलना चालू हो जाएगा। जैसे आज संजय सिंह को जमानत मिल गई, रामदेव को फटकार लग गई। कल मेरठ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब कोई सरकार नीति बनाती है तो उसमें कुछ गलतियां रहती हैं, अर्थात वो इनडायरेक्ट स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमसे कहीं कोई गलती हुई है। लेकिन उनको अगर गलती हुई है तो ये साफ तौर से कहना चाहिए कि भाई हमसे गलती हो गई है और जो दोषी हैं उनको हम बख्शेंगे नहीं, और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो विदेशी कंपनियां हैं जिनसे बीजेपी को चंदा मिला है, उस चंदे को जो है सरेंडर कर देना चाहिए बीजेपी को, और दूसरे दल मुख्य विपक्षी दलों को भी चुनाव लड़ने का पूर्ण रूप से अवसर देना चाहिए। क्योंकि ये एक पर्व है, इसमें लोग बड़ा हंसी खुशी से अपने वोट डालते हैं, अपनी मनपसंद सरकार को चुनते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अब इन्हीं के साथ मैं कहना चाहूँगा, अंबेडकर जयंती के संदर्भ में साथियों, मैं मूल रूप से कमालगंज फर्रुखाबाद का निवासी हूँ। वहाँ अभी हाल ही में जो है वहाँ के पूर्व चेयरमैन ने एक अंबेडकर पार्क हम लोगों को बनवाया था, जिससे इससे पूर्व हमने वहाँ पर जो ज़मीन थी उस ज़मीन में काफ़ी मिट्टी पड़ी थी, 50-60 ट्राली। उसके बाद उस ज़मीन को घेरा गया, एक डिस्प्यूटेड सा मामला कुछ था, हमारे पूर्वजों ने वो ज़मीन यादव समाज के लोगों से ली थी, उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे ईमानदार थे और वो आज उन पर जो है हमारे घर बने हुए हैं और पार्क और मंदिर भी बने हुए हैं। तो उसी पार्क में इस बार का कार्यक्रम हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसकी आयोजक अनीता सुनील भारती जो बीएसपी की जो हैं पूर्व प्रत्याशी रहीं, लेकिन यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। इसकी रूपरेखा तय कर ली गई है। इसमें हमारे साथ साथ में कई संभ्रांत लोग जो स्थानीय हैं वो जुड़ रहे हैं, जिनमें से श्रद्धेय श्री महादेव संखवार, इनको हमने जो ट्रेजर हैं कोसा अध्यक्ष का काम दिया है, उसके साथ विवेक कुमार चक, इनको हमने संगठन में जो हैं सचिव का काम दिया है। इसके साथ मैं देखरेख समिति में हूँ और इसमें सुशील कुमार, इसके साथ साथ कमालगंज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं जो बहुजन समाज से हैं, जो SC ST OBC वर्ग से आते हैं। हम लोग चूँकि इलेक्शन है तो इस कार्यक्रम को बृहद तौर पर मनाने की इच्छुक थे, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते इस कार्यक्रम को हमने सीमित रखते हुए सिर्फ कैंपस के अंदर मनाने का निर्णय लिया है। और वो कार्यक्रम की जो पूरी रूपरेखा है वो हम लोगों ने बना ली है, और कार्यक्रम का जो संचालन है वो हमारे दिशा निर्देशन में रहेगा। चूँकि इलेक्शन का माहौल है तो इस प्रकार से किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति कोई उससे लाभ ना उठा पाए। और इस कार्यक्रम में कमालगंज शेखपुर निवासी कविराज जी अपने साथियों के साथ बाबा साहब के गीत और संगीतों से इसमें प्रतिभाग करेंगे। उनके साथ एक महिला गायत्री भी रहेंगी। इस कार्यक्रम में जो आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं उनको हमने सम्मानित करने का निर्णय लिया है। हम उनको सर्वप्रथम सम्मानित करेंगे
और उनको इस समिति में जगह भी देंगे। इसके साथ साथ जो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई अच्छी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए IAS PCS या फिर इंटरमीडिएट CBSE SC बोर्ड कहीं पर कोई ऐसा अनुकरणीय योगदान किया जो हमारे SC समाज के लिए गर्व करने का विषय हो, हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। तो ये प्रमुख हमारी अपनी बातें थीं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो लोग हैं, जो मिशनरी लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उन लोगों से हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम करें। कार्यक्रम का प्रारंभ शाम 5 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और संभवतः रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक इस कार्यक्रम को जो है चलना है। वैसे तो इस कार्यक्रम को 8 बजे ही समाप्त करने की हमारी अपनी योजना है, लेकिन चूँकि हमारे अपने जो हैं उद्धारक बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ये हमारे लिए एक हर्ष और उल्लास का समय है, खुशी का दिन है। तो इस दिन हम लोग अपने जो हमारे शुभचिंतक, हमारे उद्धारक, हमारे समाज के सामाजिक सोच रखने वाले महान व्यक्ति और व्यक्तियों, हम इस अवसर पर उन सभी को अपनी तरफ से जो है इस पावन अवसर पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की जो 134वीं जयंती है उसको हम लोग मनाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में अभी हमने जो है मुख्य अतिथि का फैसला नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द 5 तारीख तक इस कार्यक्रम को में मुख्य अतिथि किसको बनाना है उस पर हम विचार करके आप लोगों को बता देंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो है आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें और सपरिवार हमारे कार्यक्रम में प्रतिभाग करें। आप पर आर्थिक सहयोग करने का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि हम लोग जो मिले हैं, जो हमारे मित्र गण हैं, जो हमारे कमालगंज के स्थानीय लोग हैं, जो समाज में अपना समय समय पर सहयोग करते रहते हैं, अपनी भूमिका निभाते रहते हैं, तो आर्थिक सहयोग हम उन्हीं लोगों से ले रहे हैं, तो ताकि कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से सभी की भागीदारी से जो है सुनिश्चित किया जाए और कार्यक्रम जो है अच्छा हो। बाबा साहब को जो है हम लोग इस अवसर पर जो है अपनी जो भावनाएं हैं उनके चरणों में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, माल्यार्पण उनका करेंगे, उसके साथ साथ श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे, अपने विचारों को रखेंगे। तो जिस प्रकार से हमारे पास समय है तो हम देखते हैं कि इस कार्यक्रम में किस प्रकार से हम पिछली बार भी ये कार्यक्रम किया था और इस बार भी ये कार्यक्रम होगा। पिछली बार भी इलेक्शन था स्थानीय, लेकिन इस बार लोकसभा का इलेक्शन है। तो चूँकि कार्यक्रम को हमने आचार संहिता जो हमारी मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को नॉन पॉलिटिशियन, गैर राजनीतिक कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ सभी साथियों को सादर जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। मैं सुनील भारती।